हमने हिस्ट्री में बहुत सारे वॉर्स को देखा है, लेकिन वॉर की जीतने के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो होता है सीक्रेट इंटेलिजेंस एंड स्पाई ऑपरेशंस। सीक्रेट इंटेलिजेंस की हिस्ट्री एंशिएंट टाइम से है। मॉडर्न एस्पियोनाज और स्पाइंग जो अभी आप देखते हो उसकी कुछ हद तक शुरुआत 20वीं सेंचुरी में हुई थी, वर्ल्ड वॉर 1 और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 में। और इसका गोल्डन एरा माना जाता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में कोल्ड वॉर में, जब दो सुपर पावर यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म, मिलिट्री एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट और न्यूक्लियर रेस चल रही थी। तब एक दूसरी कंट्री के वर्ल्ड के हर पार्ट में मोटिव और न्यूक्लियर मिलिट्री एडवांसमेंट की इंटेलिजेंस रखने के लिए दोनों ने अपनी कंट्री के लिए सीक्रेट एजेंसी फॉर्म करी, CIA एंड KGB एंड MI6 ऑफ ब्रिटेन। अमेरिका की पहली सीक्रेट एजेंसी पर्ल हार्बर अटैक हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में, उसके बाद में फॉर्म हुई थी ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विसेज, लेकिन ये वर्ल्ड वॉर 2 के 2 महीने बाद में ही डिसॉल्व कर दी गई थी। और उसके 2 साल बाद में प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन ने 1947 में कांग्रेस में एक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पास किया, जिससे CIA का फॉर्मेशन हुआ। CIA फॉरेन मैटर्स को देखती थी और FBI इंटरनल मैटर और काउंटर एस्पियोनाज ऑपरेशंस करती थी। FBI ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था सोवियत स्पाइस को एक्सपोज करने के अंदर अमेरिका के अंदर, और अमेरिका कम्युनिस्ट पार्टी को भी एक्सपोज करने में बहुत क्रूशियल रोल रहा था FBI का। US आर्मी सिग्नल इंटेलिजेंस सर्विस, जिसने जापानीज मिलिट्री कोड को ब्रेक किया था वर्ल्ड वॉर 2 में, उसको फॉर्म कर दिया NSA में। इसका काम था US कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करना और ब्रेकिंग एनिमी कोड। अब बात करते हैं सोवियत यूनियन की। सोवियत यूनियन के पास 2 इंटेलिजेंस एजेंसी थी, द KGB एंड GRU। ड्यूरिंग रशियन रिवॉल्यूशन पहली सीक्रेट एजेंसी थी सोवियत की, चेका। उसके बाद में स्टेलिन के टाइम पे NKVD नाम में चेंज कर दिया, और उसके बाद में 1954 में उनको KGB में चेंज कर दिया। KGB ने थाउजेंड्स रूथलेस मर्डर किए हैं जोसेफ स्टालिन के टर्म के अंदर। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में दोनों कंट्रीज वर्ल्ड में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते थे, वन बाय देयर आइडियोलॉजी, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म, और दूसरे नेशंस में एक दूसरे के इन्फ्लुएंस को देखते हुए को आर्म्ड रिवॉल्यूशन और असैसिनेशन जैसे कार्य को अंजाम देते थे। CIA ने अपना पहला मेजर coup किया था ईरान में 1953 विद MI6 ऑफ ब्रिटेन। ईरान हमेशा से ऑयल रिच एंड पेट्रोलियम एरिया रहा है, और इस पर US से ब्रिटेन और सोवियत यूनियन तीनों की नज़र रही है। US और UK की जो कंपनी थी उनके सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज था, वो था मोहम्मद मोसादेक, जो ऑयल था उसको नेशनलाइज कराना चाहता था, और वो आगे जाके करा भी पाता है, और कराने में उसको इतना सपोर्ट मिलता है कि वो आगे जाके PM भी बन जाता है। इसके आगे जो ईरान का राजा था वो भी कमज़ोर था, मोहम्मद रेजा पहलवी, जो वेस्ट का पेट माना जाता था। इस सेटबैक के चलते CIA ने और MI6 ने मिलकर coup करने की कोशिश करी ईरान में। MI6 और CIA ने फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट दिया और मोसादेक को हटा के मोहम्मद रेजा पहलवी को सीट दे दी। सेम CIA ने ग्वाटेमाला में किया 1954 में, जैकब अरबाज को ओवरथ्रो किया उसकी कम्युनिस्ट रिफॉर्म्स के कारण, और कैस्टिलो अरमास से रिप्लेस कर दिया जो प्रो USA था। CIA ने 1958 में इंडोनेशिया में भी कम्युनिस्ट लीडर सुकार्नो को हटाने की कोशिश की थी, लेकिन CIA इसमें फेल रहा था। 1960 में सेंट्रल अफ्रीका में एक कंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, जिसको अभी इंडिपेंडेंस मिली थी बेल्जियम से, पहले इलेक्शन में कम्युनिस्ट लवर पैट्रिस लुमुम्बा जीत जाता है। कॉन्गो में टन्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, जिसमें है यूरेनियम भी, जो मेन इंग्रेडिएंट न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में जो एटम बम गिराए गए थे, उसमें जो यूरेनियम यूज हुआ था वो भी कॉन्गो से ही लाया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि कॉन्गो की इतनी इंपॉर्टेंट जगह थी। इसीलिए CIA ने यहाँ पे इंटरफेयर करने की कोशिश करी और पॉलिटिशियंस को रिश्वत दी, प्रोटेस्ट को फंड किया और लेबर मूवमेंट्स कराए, और पैट्रिस लुमुम्बा को सत्ता से हटा दिया और प्रो USA को जगह दे दी। Strongman Colonel Mobutu, taken to Mobutu's headquarters past a jeering, threatening crowd, Lumumba was impassive at this lowest ebb of his stormy career. Mobutu watched as his troops manhandled Lumumba, but promised the pro-red Lumumba a fair trial on charges of inciting the army to rebellion. Lumumba was removed to an army prison outside the capital, as his supporters in Stanleyville seized control of Oriental province and threatened a return of disorder. Before that, Lumumba suffered more indignities, including being forced to eat a speech, which he restated his claim to be the Congo's rightful premier. Even in bonds, Lumumba remains a dangerous prisoner, storm center of savage loyalties and equally savage opposition. In 1961 में अमेरिका ने क्यूबा में भी coup करने की कोशिश की थी, जो बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हुआ। लेट 1950s में अमेरिका को एक प्रॉब्लम थी जिसको कहते थे द क्यूबा प्रॉब्लम। क्यूबा CIA और अमेरिका गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम बना इस एक यंग रिवोल्यूशनरी फिडेल कास्ट्रो की वजह से,
जो हमेशा अपने सिगार के साथ देखा जाता था। कास्ट्रो ने क्यूबा में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन को लीड करा था। encontrado con que la revolución cubana sabe también pelear y ganar batallas en este campo. और अमेरिकन फ्रेंडली डिक्टेटर था उसको हटाया था और नेशनलाइज कर दिया था आती सभी वेरिएबल लैंड्स को और इंडस्ट्री को, जो अमेरिकन बिजनेसमैन को काफ़ी बिलियंस ऑफ डॉलर बना के दिए थे कुछ डिकेट्स। और अमेरिका की एक प्रॉब्लम थी कि क्यूबा अमेरिका के इतने पास होके और सोवियत यूनियन के साथ अलाइन होके सोवियत को मिलिट्री बेस और आइडियोलॉजी से फ़ायदा पहुंचा सकता था। और इसी क्यूबन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए CIA ने ऑपरेशन ज़पाटा, जिसको बे ऑफ पिग्स इन्वेजन बोलते हैं, उसको प्लान किया। इसमें CIA ने 1500 क्यूबन एग्जाइल्स को रिक्रूट किया। ये एग्जाइल मियामी में चले गए थे क्यूबन रेवोल्यूशन के टाइम पे। ब्रिगेड 2506 आर्मी, जिसको CIA ने फंड करा था, तैयार किया था इन्वेजन के लिए, उन सबको ग्वाटामाला कैंप में ट्रेन किया गया। और 1961 में जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंट बनते हैं US के, और वो भी इस प्लान को कंटिन्यू करते हैं और इन्वेजन करने के लिए अप्रूवल भी दे देते हैं। 17 अप्रैल 1961 को इन्वेजन लॉन्च हुआ। ब्रिगेड 2506 लैंड करे बे ऑफ पिग्स के बीचेस पे, बट एक कंप्लीट फेलियर रहा। कास्ट्रो को पता चल गया था इन्वेजन के बारे में पहले से। बे ऑफ पिग्स सराउंडेड स्वैप्स और रेडियो स्टेशन से, जिससे कास्ट्रो अलर्ट हो गया और आर्मी को मोबिलाइज करके इन्वेजन को फेल कर दिया। ये CIA का बहुत बड़ा फेलियर था। इस प्लान के फेल हो जाने के बाद में CIA ने ऑपरेशन मंगोस को प्लान किया था। इसमें कास्ट्रो को असैसिनेट करना था और उसको ओवरथ्रो करना था। कुछ असैसिनेशन प्लान जो CIA ने प्लान किए थे या फिर ट्राई किए थे वो थे कास्ट्रो को जहर देना, जो कास्ट्रो सिगार पीता था उसको इन्फेक्ट करना पॉइजन से, या फिर जो कास्ट्रो जो सिगार पीता था उसको ब्लास्ट करना, या फिर जो स्कूबा डाइविंग सूट होता है उसको ट्यूबरक्लोसिस से इन्फेक्ट करना। पूरे लाइफ टाइम पे 638 अटेम्प्ट्स हुए कास्ट्रो पे। 1963 में भी वियतनाम में भी उसने कूप करने की कोशिश की थी CIA ने, और उसमें वो सफल भी हुआ था। उस टाइम पे जो नॉर्थ था वो सोवियत के कंट्रोल में था, कम्युनिस्ट के कंट्रोल में, और जो साउथ था वो US के प्रो USA के कंट्रोल में था। टाइम के साथ में US साउथ वियतनाम के जो लीडर था उस पर कॉन्फिडेंस खोते जा रहा था, इसलिए उन्होंने साउथ वियतनामी जनरल के साथ कोप करने की कोशिश करी और प्रेसिडेंट डीम को ओवरथ्रो कर दिया, असैसिनेट कर दिया। इसके 20 दिन बाद में ही US प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का भी असैसिनेशन हो जाता है, जो आज भी लोग मानते हैं कि इसके पीछे CIA था। The scene is gay down here with red, white, and blue bunting hanging all over Main Street. The Dallas Police Department is working with a fully augmented force to dispel any fear that unfortunate incidents do not occur on this trip. सेम CIA ने 1964 में ब्राज़ील और फिर 1973 में चीन में भी कूप किया, और इस बार भी रीज़न था कम्युनिज्म। और उसके बाद 1983 में चैड और 1989 में पैनामा। अब बारी आती है अफ़गानिस्तान की। सोवियत ने 1979 में इन्वेड किया था अफ़गानिस्तान को, और इस इन्वेजन के खिलाफ में अफ़गानिस्तान में छोटे छोटे मुजाहिदीन फाइट कर रहे थे सोवियत के खिलाफ। इन मुजाहिदीन की फंडामेंटलिस्ट रिलीजियस सोच थी, और इन मुजाहिदीन को सपोर्ट करने के लिए USA ने पाकिस्तान के थ्रू मनी और वेपन सप्लाई करवाए, और US इसमें सफल हो जाता है। इस सोवियत 1989 में अफ़गानिस्तान को छोड़ देता है, लेकिन उसके बाद में US को एक प्रॉब्लम आ जाती है, वो है कि जो ये रुपये और वेपन्स दिए थे ना ये फंडामेंटलिस्ट को, यही आगे जाके अल-कायदा ISI जैसे ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करते हैं। अब CIA के बारे में बात करते हैं KGB। जो स्पाई इंटेलिजेंस थी ना KGB, उसमें बहुत ज़्यादा माहिर थे। स्पाइंग कोई प्रोफेशन नहीं है, लोगों को स्पाइंग करने का मोटिवेशन होता है, जैसे आइडियोलॉजी, मनी, ब्लैकमेल, गोरिको। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में US और सोवियत की टेंशन के बीच में US आर्मी सिंगल इंटेलिजेंस सर्विस, जिसको आज आप NSC भी बोलते हो, उसने एक प्रोग्राम चलाया वेनोना। इस प्रोग्राम में ये था कि कलेक्ट करना और ब्रेक करना साइफर कोडेड मैसेज जो सोवियत KGB और GRU से आ रहे थे या फिर जा रहे थे। इस प्रोजेक्ट से सोवियत के कई स्पाइस को पकड़ा गया US में। इसमें से कुछ थे कैम्ब्रिज स्पाइस और एटॉमिक स्पाइस। US ने दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक बॉम्ब बनाया था एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के अंदर, मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंदर। इस प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट नेशन से लोग आए थे, साइंटिस्ट US, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे। ये सब लॉस एलमोस, न्यू मैक्सिको 1943 में एटॉमिक बॉम्ब बनाने के गोल से पहुंचे थे। एटॉमिक बॉम्ब की सक्सेसफुल टेस्टिंग के बाद में अगस्त 1945 में, तो आपको बताइए, हिरोशिमा और नागासाकी में ये ड्रॉप कर दिए गए थे। एक्सपर्ट का मानना था कि सोवियत यूनियन अभी एटॉमिक बॉम्ब बनाने में बहुत साल पीछे है और 1953-54 तक पहुंचेगा इसको बनाने में।
लेकिन 3 सितंबर 1949 को यूएस एयरक्राफ्ट WB-29 वेदर रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट जो उड़ रहा था जापान से अलास्का, उसने डिटेक्ट किया हाई अमाउंट ऑफ रेडिएशन एटमॉस्फेयर में। उसके बाद में पता चला जो ये रेडिएशन थी वो एटॉमिक बॉम्ब की थी। सोवियत यूनियन ने जो सक्सेसफुली टेस्ट किया था कुछ दिन पहले अगस्त 29 को, और इस सेम टाइप का एटॉमिक बॉम्ब था जो यूएस ने न्यू मैक्सिको में टेस्ट किया था। इसीलिए यूएस को शक हुआ कि इतनी जल्दी सोवियत ये टेस्ट कैसे कर सकते हैं। President Truman's dramatic announcement that Russia has created an atomic explosion sends reporters racing for Flushing Meadow, where Russia's Vyshinsky arrives to address the United Nations. और आगे चल के पता चलता है वेनोना प्रोग्राम की मदद से कि क्लाउस कुस जो ब्रिटिश साइंटिस्ट था सोवियत स्पाई निकला हो। क्लाउस कुस को आपने ओपनहाइमर मूवी में देखा होगा इस कैरेक्टर को। बहुत सारे सोवियत स्पाई की जैसे क्लाउस भी कम्युनिज्म से काफ़ी प्रभावित था और वो मानता है कम्युनिज्म ही आंसर है सभी वर्ल्ड प्रॉब्लम। और उसके बाद क्लाउस और उसके पूरे हैरी गोल्ड से इंफॉर्मेशन मिलने के बाद में और बहुत सारे स्पाइस को एक्सपोज किया गया, जिसमें से थे रोजनबर्ग्स ने ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस शेयर की थी, इसलिए उनको लाइफ डेथ मिली थी इलेक्ट चेयर से 1953 में। ऐसे ही कोल्ड वॉर में और बहुत से फेमस स्पाइस हुए हैं जैसे कैम्ब्रिज स्पाइस, वोल्कर स्पायरिंग, ओलेग गोर्डिवस्की, ओलेग पेंकोवस्की, एल्ड्रिच एम्स। और फिर 1991 में सोवियत यूनियन की कोलैप्स होने के पीछे भी एक सबसे बड़ा कारण KGB के था, जहाँ पे KGB ने कूप करने की कोशिश की थी उस टाइम सोवियत लीडर गोर्बाचेव के खिलाफ।